मगर वो गहरी नींद से सो रहे थे, इनको सोना ही था। आज इनकी दवा में नींद की दवा का बड़ा डोज शामिल कर देना फरहाद के लिए बिल्कुल आसान था। फरहाद को हाथ में पकड़ी सिरिंज को निस्मा के बाजू में घुसाते में चंद सेकंड लगे होंगे। निस्मा बेगम तो वैसे भी मौत के आखिरी मरहले पर थी और इस सिरिंज पड़ती ही वो आसमान तक पहुंच गई बिना किसी मज़ाहिमत के। न जाने कौन सा पहर था रात का, चांद के आखिरी तारीख की वजह से रास्ते बिल्कुल तारीकी हो रहे थे। माहौल पर मखसूस वहशत छाई हुई थी। बिल्लियां न जाने क्यों मकरूह आवाजें निकाल रही थी, जैसे बैन कर रही हो। अपनी डरावनी घर के कोने में रखी हुई मूर्ति के आगे अजीब सा आसन बांधे आंखें बंद किए बैठे हुए जीव दास ने अचानक आंखें खोल दी। एक बहुत तेज धमाका हुआ था। एक अजियत में डूबी चीख गूंजी थी, किसी औरत की चीख। जीव दास के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह बाबू, कमाल कर दिया। फरहाद की इंतहाई बेदर्दी से इंजेक्शन टूटने की वजह से बेचारी उम्र रसीदा कमजोर निस्मा के बाजू से भी चंद कतरे खून की निकल आए थे। फरहाद ने एहतियात से वो खून अपनी उंगली पर जमा कर लिया। तेजी से सीढ़ियां उतरकर वो सदखाने की तरफ जा रहा था। जिस तरह किसी ड्रामे के एंड पर इंतहाई गुनाहगार लोग एक्सीडेंट या पालच का शिकार होकर गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और बिल्कुल बदल जाते हैं, इसी तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजारता हुआ फरहाद शैतान की गहरे में फंसा किसी चालाक सीरियल किलर की तरह कामयाब चाली चल रहा था। सदखाने के आगे रखी गार्ड की कुर्सी है सब मामूली खाली पड़ी थी। हसीना क्लास के पास पहुंचकर फरहाद ने इसके चेहरे से सफेद चादर हटा दी और उंगली पर लगे खून से इसके सर माथे पर तिलक लगा दिया। नूर साहब की उम्र तो इतनी नहीं होगी, मगर बेचारी बहुत कमजोर थी। वो किसी ऐसे मर्द में मुब्तला था जिसके इलाज अस्पताल में मौजूद नहीं था। इनकी बेगम वफात पा चुकी थी। दो कम उम्र मासूम से बेटियां दिन भर इनके साथ रहती थी, मगर रात को वो जबरदस्ती इनको घर भेजते। बेचारी लड़कियां बेचैनी से अपनी प्यारे अब्बू के सेहतमंद होने की दुआएं और उनके घर आने का इंतजार कर रही थी, और फरहाद अपनी चांद के आखिरी तारीख का इंतजार कर रहा था। वक्त तो कभी रुकता ही नहीं और चांद की आखिरी तारीख भी आखिर आ ही गई। वही रोंगटे, वही ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ और वही फरहाद की जुनून। जीवदास से एग्रीमेंट कर लेने के बाद फरहाद ने अपनी ड्यूटी मुस्तकिल नाइट शिफ्ट में लगवाई ली थी। कत्ल करने के मजा तो रात में ही आता है। बल्ब की रोशनी सीधी फरहाद के चेहरे पर पड़ रही थी। इसने अपने हाथों पर रबड़ के मोटे दस्ताने चला ली और आहिस्ता से कमरे से निकल आया। नूर साहब प्राइवेट रूम में एडमिट थे। नर्स इन्हीं दवा खुला चुकी थी और वो बेखबर सो रहे थे। फरहाद इनके करीब खड़ा रहा और चंद लम्हे इनको देखता रहा। शायद इसकी निगाहों के तपस से नूर साहब की आंख खुल गई। जानी पहचानी मेहरबानी डॉक्टर फरहाद को अपने पास खड़ा देखकर नूर साहब के होंठों पर कमजोर सी मुस्कुराहट बिखर गई। डॉक्टर साहब न जाने वो क्या कहने लगे थे कि फरहाद के मजबूत हाथ ने इनका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। हमेशा के लिए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। कौन मुकाबला कर सकता है कि किसी की मोहब्बत में ज़्यादा ताकत, ज़्यादा दीवानगी होगी। ज़्यादा दीवानगी है। क्या नूर साहब के मासूम बच्चियों को अपने बाप से मोहब्बत नहीं थी, जिनके सिवा पूरी दुनिया में इनका कोई और सहारा नहीं था। निस्मा बेगम का दुनिया में कोई नहीं था, मगर खुदा तो था, और खुदा तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। किसने हक दिया था फरहाद को?
کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے لاشیں گراتا بھرے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتا رہے۔ اور کون کر سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی؟ کون کھڑا ہونے کے تاب لا سکتا ہے؟ ان کے فیصلوں کے سامنے نہیں کوئی نہیں۔ آج پھر فرحاد حسینہ کی لاش کے پاس کھڑا رہا، اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ 2 قتل ہو گئے ہیں، مگر ملی تو ویسی ہی بے جان تھی، حالانکہ ان کا چہرہ تو گواہی دے رہا تھا کہ اس کی دنیا سے کئی وقت گزر چکا ہے۔ ملی کے ہونٹوں پر گہری نلاہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ملی ملی آنکھیں کھولو، فرحاد نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموشی کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرحاد بری طرح چونک گیا۔ فرحاد نے مڑ کر دیکھا،